चाहिए और वो ये पड़ता है कि भारत ये पड़ती है एक लाइन जिससे नीचे पड़ता है सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, और इसके ऊपर पड़ता है उत्तरी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये बात तो बचपन से आपने सुना होगा कि भारत एग्जैक्टली है कहां। भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एक दूसरी बात, अगर इस प्रकार से मैं पृथ्वी को बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो यह पड़ता है ईस्ट और यह पड़ता है वेस्ट, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, वेस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो भारत पड़ता है कौन से हेमिस्फीयर में, ईस्ट या वेस्ट? तो जाहिर सी बात है भारत पड़ता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो एक बात समझिएगा, भारत जो पड़ता है वो उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या गलती कर बैठते हैं कि भारत नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। नहीं, ऐसा कोई भी गोलार्ध नहीं होता है, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। हम कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्थ एंड ईस्ट, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी नहीं, उत्तर और पूर्वी, नॉर्थ एंड ईस्ट। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यह तो रही एक बात। दूसरी बात, हम अच्छे से जानते हैं भारत आकार के हिसाब से 7वें नंबर पर पड़ता है। हमसे बड़े 6 देश पड़ते हैं और 6 के 6 देश आमने सामने देखने को मिलेंगे। लाइक नंबर 1 पे ये पड़ेगा, नंबर 2 पर ये पड़ेगा, वो है रशिया, वो है कनाडा। नंबर 3 पे पड़ेगा चाइना, नंबर 4 पे पड़ेगा अमेरिका। आमने सामने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया होगा कि अमेरिका तीसरे नंबर पर पड़ता है। इसके ऊपर एक विवाद होता है कि क्या पानी की बॉडी को भी इंक्लूड किया जाता है या नहीं। कई जगह जहां अमेरिका को तीसरे नंबर पर बताया गया है वहां जमीन के साथ साथ आसपास के पानी को भी इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए अमेरिका को तीसरे नंबर पर बताया जाता है। लेकिन हकीकत में जमीन के हिसाब से अमेरिका तीसरे पर नहीं है, तीसरे पर पड़ता है चाइना। तो 1 सामने 2, हमारे यहां पर 3, ये 4, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। फिर चौथे पर ब्राजील, सॉरी 5वें पर ब्राजील, और फिर 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सामने। देखिए हरे हरे दोनों देश बिल्कुल आमने सामने हैं। और 7वें पर हम पढ़ते हैं। तो भारत जहां पर हम लोग रहते हैं, जो हमारा मुल्क है, वो जमीन के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। और इससे बड़े जो 6 देश है वो याद करने की जरूरत नहीं है, नक्शे पर ऐसे याद हो जाते हैं। कैसे? आमने सामने के देश हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं रिपीट कर रहा हूं, अमेरिका तीसरे पर नहीं है। अमेरिका तीसरे पर तब कंसिडर किया जाएगा जब उसके आसपास के पानी को भी मिला लिया जाता है। तो नहीं मिलाना, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वोटर्स या फिर इंटरनल वोटर्स, इनर वोटर्स, उनको नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमारा जो देश है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। उससे बड़े 6 देश आप लोगों के सामने हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1 2, रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेट, समझ में आ रहा है? लाइक कर सकते हो। समझ में नहीं आए डिसलाइक करे बिना जाना मत किसी भी सूरत में। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम इंडिया की। यह भारत का नक्शा है, लेटेस्ट जो नक्शा अभी भारत का है, मैंने वही आपके सामने पेश किया है 2020 का। बोला जी 2020 में ऐसा क्या हो गया? आपको याद होगा 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश आए हैं। तो मैंने भी यहीं पर उसी को शो किया है, जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग, और 2 यूनियन टेरिटरी बनी है, केंद्र शासित प्रदेश। उससे पहले जानिए भारत के बड़े राज्य कौन से हैं। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूं तो भारत के बड़े राज्य, अब बड़ा बोला है तो बड़े के लिए आपने एक साइन देखा होगा, ये साइन होता है ग्रेटर देन का साइन, बड़े का साइन होता है। इसी साइन को फॉलो कीजिएगा। अरे ग्रेटर देन, बड़ा साइन। तो अगर इस प्रकार से आप फॉलो करोगे तो ग्रेटर देन का साइन, ये भारत के सबसे बड़े राज्य है। ग्रेटर देन का साइन ऐसे यूज होगा, ये मतलब नंबर 1 पे पड़ता है राजस्थान, नंबर 2 पे पड़ता है मध्य प्रदेश, और नंबर 3 पे पड़ता है महाराष्ट्र। 3
सबसे बड़े राज्य। बड़े राज्य बोलूंगा, ग्रेटर देन का साइन यूज होगा, और ग्रेटर देन का मतलब ये ऐसे, ये ग्रेटर देन। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किस हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे पड़ता है महाराष्ट्र। उसके बाद अगर आप बड़े राज्य देखना भी चाहते हो तो यह है ग्रेटर देन। काट दो ग्रेटर देन को, काट दो ग्रेटर देन को, मतलब यह है उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर, गुजरात पांचवें नंबर पर। तो इसको काटने के बाद अब एक बार नीचे से भी कट मार दो। नीचे से कट मारने का मतलब क्या है? कर्नाटका पांचवें, 3 4 5 छठे नंबर पर, और आंध्र प्रदेश 7वें नंबर पर। तो भारत के 7 सबसे बड़े राज्य है। नक्शे के हिसाब से ऐसे याद कर सकते हो, अदरवाइज रटने लगोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और याद भी नहीं रहेगा। 7 सबसे बड़े राज्य है, वो इस प्रकार से है। कैसे मैंने किया, ध्यान से देखिएगा। अगर बड़े राज्य पूछे जा रहे हैं, बड़े के लिए साइन होता है ग्रेटर देन का, ये वाला साइन। तो ये है बड़े राज्य। राजस्थान नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे, और फिर इसको काट दो। काट दिया मतलब उत्तर प्रदेश नंबर 4 पे, गुजरात नंबर 5 पे, और फिर नीचे से काट दो। नीचे से काटने का मतलब कर्नाटका 6 नंबर पर, और आंध्र प्रदेश 7 नंबर पर। तो यह है भारत के 7 सबसे बड़े राज्य। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर लिखिए। अगर क्लियर समझ में आ गया लाइक कर सकते हो, वरना डिसलाइक करे बिना जाना नहीं है आप लोगों को। अरे कुछ तो करोगे, या तो लाइक या डिसलाइक। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो यह है भारत के बड़े राज्य, 7 बड़े राज्य। नेक्स्ट, अब मैं बात करना चाहूं छोटे राज्य के तौर पर। तो सबसे छोटा राज्य जो आएगा वो आएगा गोवा। इधर लास्ट में गोवा सबसे छोटा राज्य। और आपको यह भी पता होगा कि गोवा हमारा सबसे लास्ट में आजाद हुआ था, सबसे लास्ट में। पुर्तगालियों ने 1961 में जाकर इसको छोड़ा था। छोड़ा तो खैर क्या था, हमने छुड़वाया था उन पर अटैक करके। तो सबसे छोटा राज्य वो होगा गोवा। सेकंड पर होगा सिक्किम सेकंड, सेकंड पर होगा सिक्किम, और तीसरे पर होगा त्रिपुरा। तीसरे पर त्रिपुरा। हालांकि त्रिपुरा का नाम इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि वह तीसरे पर है, इसलिए त्रिपुरा नहीं रखा गया था। मैजिक इत्तेफाक है, समझाने में मेरे को भी सहूलियत है, आपको भी सहूलियत है। तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। सेकंड नंबर पर सिक्किम, सिक्किम, और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा। तो ये सबसे छोटे राज्य हैं। तो 7 बड़े राज्य और 3 छोटे राज्य, यानी कि 10 राज्य आपको याद हो गए होंगे। ऐसे नक्शे से करोगे कभी नहीं भूलोगे, उम्मीद करता हूं। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रट्टा नहीं लगाना और कोई ट्रिक भी मत करना कि राजस्थान राज करेगा राजस्थान तो नंबर 1 पे राजस्थान, मध्य प्रदेश। ट्रिक नहीं लगाना, सिंपल ऐसे याद करने का। कोई मेरे से कहे सर बड़े राज्य बताओ, बड़े का साइन होता है ये, तो ये रहे बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 1 2 3, फिर इसको काट दो। उत्तर प्रदेश, गुजरात, ऐसी तो काटोगे। उत्तर प्रदेश और गुजरात चौथे और 5वें नंबर पर, और फिर नीचे से कट मार दो। कर्नाटका, और 6ठे नंबर पर कर्नाटका, और 7वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। और 3 छोटे राज्य है। गोवा सबसे छोटा राज्य है स्टेट्स इंडिया का। सिक्किम सेकंड नंबर पर सिक्किम, छोटे में। और त्रि मतलब 3, त्रिपुरा होगा आपका तीसरा सबसे छोटा राज्य। तो ये तो रही इसकी बात। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे आपको एग्जाम हो चाहे आपका जीवन हो, ये सारी बातें अपने भारत के बारे में सबको पता होनी जरूरी है।
आपके माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ दादा दादी को भी पता होनी जरूरी है, क्योंकि भारत में रहते हो तो भारत की थोड़ी बहुत तो झलक याद रखो। ग्रेट। नेक्स्ट, अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आपका यूनियन टेरिटरी से, क्योंकि पहले सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश थे अंडमान निकोबार, पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी बन चुके हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों की मैं बात करना चाहूं तो भारत के ऊपर से ही निशान लगा दो, ये लद्दाख हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। और सेकंड नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, यह निशान ध्यान रखना, भूलना मत इस निशान को, यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पर पड़ेगा अंडमान निकोबार, यह केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का मैं जिक्र कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो 1, 2, क्योंकि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हो चुके हैं, स्टेट्स, और कोई रट्टा नहीं लगाना, मैप से याद करना, मैप से। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं यूनियन टेरिटरी। तो 2 और 1 3, ये तो आपको यही हो गया होगा। 4 पे है अपनी दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर है सबसे बड़ी दिल्ली। 5वें नंबर पर है इधर, अगर मैं 5वें नंबर की बात करना चाहूं तो इधर पड़ेगा दादर नगर और दमन में दीव। पहले दादर अलग था, दमन अलग था, दीव अलग था। दादर नगर दमन दीव ये सारे अलग अलग टेरिटरीज है, लेकिन इसको मिलाकर इस साल 26 जनवरी 2020 से दादर नगर और दमन में दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा चुका है। तारीख ध्यान रखिएगा, 2020 से, क्योंकि आप जानते होंगे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे 2019 में, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने की वजह से ये 2 और बढ़ गए थे। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर वल्लभ भाई पटेल की जयंती, 2019 से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज, पहले दादर नगर अलग था, दमन एंड दीव अलग था, अब दोनों एक है। तो इस प्रकार से ये 9 ना होते हुए 1 घट गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं यह बात आप समझोगे। तो बड़े के हिसाब से बात करना चाहें, सबसे बड़ा ऐसे लद्दाख, सेकंड नंबर पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पर दिल्ली, 5वें नंबर पर दादर नगर दमन में दीव जो पहले बहुत छोटा था, 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर आपका पौंडुचेरी तमिलनाडु के साइड में पड़ता है जनरली, यह भी कई बड़ी टेरिटरीज का मिला जुला रूप है। और फिर चंडीगढ़, और सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अब द्वीप है तो समुद्र में ही तो होगा, द्वीप तो नदी, मतलब यहां पर हमारे मध्य प्रदेश में तो द्वीप नहीं होगा अगर आइलैंड हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो 7 केंद्र शासित प्रदेशों का ऑर्डर याद करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यह चेंज जो हुआ है 2019 में और 2020 में, हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे थे वो सब कुछ चेंज हो गया है। इसकी वजह से यह ऑर्डर याद करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। और ऑर्डर कैसा है? ऊपर से आ जाओ, सबसे ऊपर नंबर 1 केंद्र शासित प्रदेश नंबर 1, अरे रुक जा, केंद्र ये लद्दाख, सेकंड नंबर पर जम्मू, थर्ड नंबर पर अंडमान निकोबार, 4th नंबर पर दिल्ली, फिर नीचे आते चले जाओ, बस तीसरे पर यह गलत आ गया, अदरवाइज बढ़िया नीचे ऑर्डर होता हुआ जा रहा था, नीचे की तरफ आते हुए जा रहे थे। सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी जम्मू और कश्मीर, तीसरी अंडमान निकोबार, चौथी दिल्ली, 5वीं केंद्र शासित प्रदेश यहां नीचे और नीचे,
दादर नगर दमन और दीव, छठी और नीचे, छठी और नीचे पुडुचेरी, पुडुचेरी, और सबसे आखिर में आठवीं और नीचे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। मतलब नीचे ऑर्डर में आते हुए जा रही है। बस काम खराब कर दिया तीसरी ने और सातवीं ने, सातवीं जो चंडीगढ़ पड़ती है, सातवीं जो चंडीगढ़ पड़ती है। अदरवाइज ऊपर से नीचे आते चले जाओ, वैसी इनका क्षेत्रफल है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी के सभी। क्लियर चल रहा है? क्लियर चले लाइक करना, वरना डिसलाइक करे बिना जाओगे नहीं। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। तो ये तो रहे दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से आपको पता होगा 1 2, मेरा हाथ देखिए इधर, 1 2, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, और फिर 3 4, मतलब पहले इधर फिर इधर, इधर फिर इधर, 1 2। जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1, पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 2 महाराष्ट्र, ये फिर इधर तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर बंगाल, और फिर 5वें पर मध्य प्रदेश। सभी राज्यों का हमें पता होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही काफी है। इससे एक्स्ट्रा करना है तो सिर्फ स्टेट के एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लो कोई बंदा नागालैंड का है, तो नागालैंड के पेपर में नागालैंड का आकार विकार पूछ सकता है, बाकी पेपरों में नहीं पूछेगा, नागालैंड के पेपर में जरूर पूछ सकता है। मान लो कोई बंदा मिजोरम में है, तो मिजोरम के बंदों को ही मिजोरम का याद करने की ज्यादा जरूरत है। बाकी अगर बीच में आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना छोड़ो, क्या है क्या नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से 1 2, मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, 3 ऐसे इधर, और फिर 5वें पर ये। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से वो आपको पता ही होगा, सिक्किम है। सिर्फ 6 लाख जनसंख्या है, 6 लाख कुछ 30-35 हजार होगी शायद, ज्यादा नहीं है। सिर्फ 6 लाख जनसंख्या पड़ती है जम्मू एंड सिक्किम की, और जो कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम है। ग्रेट, जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम है। और रही बात केंद्र शासित प्रदेशों की, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं आप कमेंट बॉक्स पे देखना चाहता हूं। आप बताइए कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलेगी, बताओ। नंबर 1, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में मिल सकती है, बताइए। यूनियन टेरिटरी, ग्रेट, दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सबसे कम ध्यान रखनी है लक्षद्वीप की, 1 ये और सबसे कम ये। मतलब लक्षद्वीप तो हर वे में छोटा है, साइज में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है। ये दोनों ही वे में सबसे छोटा मिलेगा हिंदुस्तान में, अगर इसकी तुलना की जाए तो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात, चलो अब हम बात करते हैं एक और की, और वो ये करती है, ये तो है बाउंड्री, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को आप सब नहीं, उससे भी पहले हमारे 16 राज्य ऐसे हैं, 16 राज्य ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री तैयार करते हैं भारत की। मतलब 16 भारत के राज्य ऐसे हैं जो किसी ना किसी देश के साथ सीमा मिलाते हैं, बाउंड्री रखते हैं। मतलब अभी तक हम ये तो देखते थे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश, लेकिन 16 राज्य ऐसे हैं जिनका पड़ोसी कोई दूसरा देश है, ऐसे राज्य हैं। अब कहोगे सर 16 तो याद नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, होगा भी नहीं। ध्यान रखना, ये जो इधर के राज्य हैं इनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स कौन कौन से? अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर,
नागालैंड, इधर देखिए अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। मैंने ऐसी तो बोला था, क्योंकि एक बार नक्शा तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, तुम्हारे को रटना नहीं पड़ेगा, जहां देखोगे वही तुम्हारे को नक्शा नजर आ सकता है। लाइक मेरे से कोई कहे सर बड़े राज्य बताओ या हमारे पड़ोसी देश बताओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। बोला क्या किया? जहां देखोगे नक्शा नजर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 7 सिस्टर्स और एक इनका भाई मान के चलो सिक्किम। 7 सिस्टर्स प्लस 1। 7 सिस्टर्स में कौन कौन है? अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, प्लस इनका एक भाई सिक्किम। 8 के 8 राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी देश के साथ सीमा तय करते हैं, किसी न किसी देश के साथ। 8 के 8, 16 में से 8 तो हो गए। 16 राज्य जो किसी न किसी देश से लगते, देश से में से 8 हो गए। 7 सिस्टर और एक इनका भाई, सभी के सभी 8, 7 प्लस 1 किसी ना किसी देश के साथ टच होती है। तो अरुणाचल इधर आपका चाइना से और म्यांमार से, इधर देखो नागालैंड म्यांमार, मणिपुर म्यांमार, मिजोरम म्यांमार, है ना, त्रिपुरा बांग्लादेश, मेघालय बांग्लादेश, असम भूटान बांग्लादेश, सिक्किम नेपाल भूटान चाइना। तो 16 राज्यों में से 7 सिस्टर प्लस 1, 8 तो आपको याद हो ही गए होंगी जिनकी सीमा किसी ना किसी देश से लगती है। बाकी तो बच्चा भी बता देगा। इधर ध्यान दी, गुजरात, बाकी 8 होने चाहिए, 8 गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान, उसके ऊपर उधर देख सकते हो साथ साथ में राजस्थान के ऊपर पंजाब, ऊपर कश्मीर राज्य नहीं है, लद्दाख राज्य नहीं है, हिमाचल के नीचे उत्तराखंड के साइड में उत्तर प्रदेश के साइड में बिहार के साइड में पश्चिम बंगाल। बाकी 8 राज्य कोई भी बता सकता है। प्रॉब्लम होती है 16 राज्य याद करने में। तो 16 राज्य इस प्रकार से बनते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। 7 सिस्टर सभी के सभी किसी ना किसी देश से टच है, 7 की 7 बहनें, और सिक्किम प्लस 8, और उसके बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होगी। समझ में आया? ग्रेट। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? सर सिक्किम मैंने बताया, आशीष मेरे भाई क्यों मेरे नाम का मतलब बदनाम कर रहा है? तुम कैसे गलती कर सकते हो? सिक्किम मैंने बताया 7 बहनें प्लस उसका भाई, ये भाई ही तो है सिक्किम में। और किसकी बात कर रहा हूं मैं इसी भाई की तो बात कर रहा हूं। ओके, दमन, दादर और नगर हवेली की दमन ही रखी गई है। दमन कैपिटल है दादर नगर, और दमन एंड दीव की कैपिटल दमन को ही रखा गया है। बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी के सभी राज्य, 16 राज्य याद हो गए होंगे ऐसे। अब रही बात केंद्र शासित प्रदेश, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सिर्फ ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी ना किसी देश के साथ टच होते हैं। जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ टच होता है, और लद्दाख जो ऊपर अफगानिस्तान, इधर चाइना के साथ और इधर पाकिस्तान के साथ टच होता है। लद्दाख 3 देशों के साथ टच होता है। लद्दाख 3 देशों के साथ टच होता है, उधर अफगानिस्तान, इधर चाइना और इधर पाकिस्तान। अब कई लोगों को एक चीज चेंज होगी। ओके, एक चीज कई लोगों को खटक रही होगी और वो बोलेंगे कि सर
ये जो इलाका है, ये पाकिस्तान के पास है। तो लद्दाख ना तो पाकिस्तान के साथ टच होता, ना ही अफगानिस्तान के साथ टच होता। लद्दाख केवल चाइना के साथ टच होता। यह कई लोगों को खटक रही होगी, भाई साहब ये इलाका, ये जिसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत सरकार के अकॉर्डिंग कब्जा पाकिस्तान का है, बट प्रॉपर्टी भारत की है। यह मान के चलो रजिस्ट्री अपनी है, कब्जा किसी और का है। भारत सरकार ने इस पर अपना दावा छोड़ा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, यह प्रॉपर्टी जो ये नक्शे, ये इधर दिखाई दे रही है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कब्जा पाकिस्तान का है, बट प्रॉपर्टी और जमीन ये भारत की है। इसके कागजात वो भारत के नाम पर है। राजा हरि सिंह ने यह प्रॉपर्टी भारत को सौंपी थी, उनके साइन है, उनकी स्टैंप है, उनके मोहर है। कब्जा वो जब छूटेगा सब छूटेगा, वो कल की बात है, वो बाद की बात है, उसको फिलहाल छोड़ो। इसी चक्कर में आप ध्यान रख सकते हो और सोच सकते हो, क्या लद्दाख अफगानिस्तान के साथ टच होता है? बिल्कुल होता है। पाकिस्तान के साथ टच होता है और चाइना के साथ टच होता है। यह एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश बन गई है भारत में 31 अक्टूबर 2019 से, जो 3 देशों से टच होती है। एक ही ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है हमारे मुल्क में। टोटल 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी है जो किसी और देश से लगती है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान से, सिर्फ पाकिस्तान से, सबसे नहीं। तो इस प्रकार से ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो इंटरनेशनल बॉर्डर तैयार करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब अगर हम अपनी बाउंड्री को लेते हुए चले तो देखिए, इधर की जो बाउंड्री है गुजरात की जो इधर की जो बाउंड्री है, इसको बोलते हैं 24 डिग्री पैरेलल, 24 डिग्री पैरेलल, या फिर सर क्रीक। इस बाउंड्री को कहा जाता है जो गुजरात के इधर है। या तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, या तो कह सकते हो 24 डिग्री समांतर, या फिर कह सकते हो सर क्रीक। जब भारत गुलाम था तब इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। बाकी जो ये लाइन आपको आगे दिखाई देगी, ये जो लाइन आपको दिखाई देगी, ये ऊपर तक भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ। ये बचपन से आप लोग सुन भी रहे होगी, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1947 को किया गया था। जी हां, 16 अगस्त 1947। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। उसके एक दिन बाद रेड क्लिफ लाइन का निर्माण किया गया था। रेड क्लिफ लाइन बहुत अच्छी बात है। तो पाकिस्तान के साथ ये 2 बाउंड्री ध्यान रखना, गुजरात वाले इस पोर्शन में सर क्रीक या फिर 24 डिग्री पैरेलल, और बाकी जो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है वो है रेड क्लिफ। और ये जो ऊपर लद्दाख की जो बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ, ये जो ऊपर, इसको बोलते हैं डूरंड लाइन, जो कि 1894 से लेकर 96 के बीच में ड्रॉ की गई थी। कई पेपरों में 94 मिलेगा, लेकिन आंसर 94 से 96 के बीच में है। मतलब इसको एक्सप्लोर करने में काफी टाइम लगा था। जी हां, भारत के साथ अफगानिस्तान टच होता है, तो अफगानिस्तान की बाउंड्री डूरंड लाइन के नाम से जानी जाती है। लेकिन डूरंड लाइन एक बड़ी लाइन है। ऐसे डूरंड लाइन जनरली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन पाकिस्तान वो तो 14 अगस्त को बना था 1947 को, और डूरंड लाइन वो 1800 की लाइन में 1894 से 96 के बीच में ड्रॉ की गई थी। तो कॉमन सेंस, डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच में ड्रॉ की गई थी? बच्चा कूद कूद के लगेगा पाकिस्तान। अबे तब तो पाकिस्तान था ही नहीं। ये लाइन
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्रॉ की गई थी, सॉरी अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन बाद में पाकिस्तान उधर बन गया, तो यह लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन अगर पाकिस्तान ऑप्शन में ना मिले तो आंसर है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में आज भी यह लाइन है ऊपर, इधर लद्दाख के साथ, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, आगे की जो लाइन चलती है, ये आगे की जो लाइन चलती है इधर, और ये जो लाइन चलती है इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो कि 1914 में ड्रॉ की गई थी। देखिए मैं साथ साथ में आपको यह भी बता रहा हूं कि कब ड्रॉ की गई थी और किस देश के बीच में यह ड्रॉ की गई थी। रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और मैकमोहन लाइन 1914 में चाइना के साथ। एक बात। दूसरी बात, बाद में चाइना ने हमारे यहां की जगह कब्जे में ले ली, और यहां पर जो कब्जा ले लिया लद्दाख के इलाके में, तो ये वाली जो लाइन है जो ब्लैक मैंने करी है, इस लाइन को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ इधर लिख लेता हूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC भारत और चाइना के बीच में है, क्योंकि 1962 की लड़ाई में चाइना ने भारत पर अटैक किया और वो आगे बढ़ गया, और आगे बढ़कर उसने इस मैकमोहन लाइन को पार करके वो आगे आ गया और उसने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। तो कश्मीर, लद्दाख में भारत और चाइना के बीच की लाइन LAC के नाम से भी जानी जाती है, और ये जो बाहर की जो ओरिजिनल लाइन है वो मैकमोहन लाइन। सेम ऐसे ही पाकिस्तान ने भी इस इलाके पर कब्जा किया, ये इलाका। तो ये बाहर जो ब्लू कलर से मैंने बना रखी है ये तो है रेड क्लिफ लाइन, लेकिन ये जो अंदर बाजू लाइन है इस लाइन को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन LOC मूवी भी आई आ रखी है LOC कारगिल। तो LOC कश्मीर में पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री है, और LAC लद्दाख में चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है, और जो बाहर की बाउंड्री है वो है रेड क्लिफ और वो है मैकमोहन। उम्मीद करता हूं यह बात भी आप समझ गए होंगे। तो भारत के साथ इतनी बात आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर चल रहा है? लाइक कर देना, नहीं मारो डिसलाइक। समझ में आया? और हमारे व्हाट्सएप नंबर 8059102345 पर मैसेज करना व्हाट्सएप, हेलो सर प्लीज सेव माय नंबर। अगर आप हमें इस प्रकार का मैसेज करते हो व्हाट्सएप पर तो हम आपका नंबर सेव करेंगे, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होगी तो तुरंत आपको हम देंगे, और आपके डाउट्स फ्री में व्हाट्सएप नंबर पे फ्री में आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। 8059102345। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये रही बात। एक और बात, इधर लद्दाख के इधर ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और बाउंड्री है, जिस बाउंड्री को बोला जाता है AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन ये आपकी सियाचिन ग्लेशियर के पास एक लाइन है, NJ9842 नाम के पहाड़ से लेकर इंदिरा कोल तक के लिए यह लाइन ड्रॉ कर रखी है। इधर सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन AGPL। बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता कि भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन कौन कौन सी है। ध्यान से समझना, गुजरात वाली जो लाइन है भारत और पाकिस्तान 24 डिग्री पैरेलल है।
प्लस सर क्रीक के नाम से जानी जाती है, सर क्रीक के नाम से। बाकी जो लाइन है वो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। और ये जो कश्मीर में खींची गई लाइन है ये एलओसी के नाम से जानी जाती है। और सियाचिन ग्लेशियर के पास जो लाइन है, सियाचिन ग्लेशियर, एक पहाड़ है, पहाड़ NJ9842 से लेकर एक जगह पड़ती है जिसका नाम पड़ता है इंदिरा कोल तक, जो भारत का उत्तरतम बिंदु है। यह लाइन पड़ती है AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन, जो कि 1986 में बनकर तैयार हुई थी। 1986 में, क्योंकि पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पर कुछ घंटों के लिए कब्जा करने की कोशिश की थी। भारत ने 1986 में एक ऑपरेशन छेड़ा था, ऑपरेशन मेघदूत नहीं, 86 भी नहीं, 84 में, सॉरी, 86 भी नहीं, 84 में मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। और सियाचिन ग्लेशियर हमने खाली करवाया था। सियाचिन बिल्कुल ऊपर इधर पाकिस्तान से खाली करवाया था। तब से इस लाइन को ड्रॉ किया गया है NJ9842 से इंदिरा कोल के बीच में AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। बहुत अच्छी बात है। अक्साई चीन, आशीष कुमार, अक्साई चीन ये वाला इलाका जो चाइना ने कब्जे में लिया है, जो कब्जे में इलाका लिया है, लाइक ये वाला जो इलाका है, अरे रुक जा यार, ये जो आपको अब डार्क नजर आ रहा है, ये चाइना के कब्जे में है। इस इलाके को बोलते हैं अक्साई चीन। और जो चाइना के कब्जे, पाकिस्तान के कब्जे में है, ऊपर वाला जो इलाका है वो है गिलगित बल्तिस्तान। और ये जो नीचे वाला जो डार्क नजर आ रहा है, इसका नाम है आजाद कश्मीर। ये पाकिस्तान यूज करता है ये वर्ड। नीचे वाले इलाके को आजाद कश्मीर वो कहते हैं, और ऊपर वाले इलाके को गिलगित बल्तिस्तान नाम का इलाका होता है। और टोटल भारत इस इलाके को बोलता है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ये सारा जितना भी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है उस सारे इलाके को। ग्रेट, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसकी अगर हम बात करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं, ये भारत का नक्शा फिर से उठाते हैं। अब करते हैं समुद्र की बात। देखिए दोस्तों, ये तो रहा पाकिस्तान और ये रहा हिंदुस्तान और ये रही बीच की लाइन। लेकिन अगर मैं बात करूं श्रीलंका, तो श्रीलंका के साथ हमारी लाइन किधर है? श्रीलंका के साथ जो हमारा बाउंड्री है वो किधर है? ध्यान से समझिएगा। जैसे ये भारत है, ठीक है, समुद्र में भारत की सीमा कहां है? तो मैं आपको बता दूं, जमीन से 12 नॉटिकल माइल, NM का मतलब होता है नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल। देखिए, जैसे एक होता है किलोमीटर, 1 किलोमीटर में, इधर देखिए, 1 किलोमीटर में हम अच्छे से जानते हैं 1000 मीटर होता है, ठीक है। ऐसे ही 1 माइल में 1609 मीटर होता है। ऐसे ही समुद्र के अंदर जो हम दूरी तय करते हैं वो नॉटिकल माइल में तय करते हैं। और 1 नॉटिकल माइल मतलब NM वो 1852 मीटर का होता है। यह बात भी ध्यान रखिएगा, 1 नॉटिकल माइल कितना होता है? 1852 मीटर का, मतलब लगभग 2 किलोमीटर का, लगभग 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर में से 150 मीटर कम है, बस 148 बोल लो, कोई बात नहीं, वो कम है। तो 12 नॉटिकल माइल का जो इलाका होता है यह हमारा इलाका होता है।
यह कंप्लीट हमारा इलाका होता है। यहां पर चाहे कुबेर का खजाना मिल जाए, वो सब कुछ हमारा होता है। सोना चांदी हीरे ज्वारात तेल पानी जो यहां पर मिलेगा, मछली वछली भी, दुनिया का कोई भी देश इस पर हमारा अधिकार नहीं कर, मतलब हमारे से अधिकार नहीं छीन सकता है। तो जमीन से 12 नॉटिकल माइल, और तो भारत की परमिशन के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता इस इलाके में। 12 नॉटिकल माइल में अगर कोई अमेरिका का जहाज हमारे इस इलाके में एंट्री करता है, हम उसे वार्निंग देंगे, भाई रुक जा, बिना परमिशन आ रहा है। वो फिर भी नहीं रुका, हम फिर वार्निंग देंगे, भाई रुक जा, फिर भी नहीं रुका, भाई रुक जा, फिर भी नहीं रुका, उड़ा दो, बेशक मिसाइल दाग दो उसके ऊपर। ब्लज उसमें 200 अमेरिकी यात्री मर गए, मरण दे। जब 20 बार कहा था रुक जा रुक जा रुक जा, क्यों नहीं रुका? सीधी सी बात है, यह हमारी टेरिटरी होती है, यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं तो जमीन से ही 200 नॉटिकल माइल का इलाका भी हमारा होता है, जिसको बोलते हैं EEZ, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस इलाके में हम कुछ भी कर सकते हैं। पानी के अंदर खुदाई करो, तेल पानी निकालो, साफ सफाई करो, अपना खुद का द्वीप बना दो, आइलैंड बना दो अपने। जैसे दुबई समुद्र के अंदर, वो दुबई यूएई जैसे समुद्र के अंदर आइलैंड्स बना देता है, जैसे चाइना नए नए द्वीप बना रहा है, ऐसे तुम भी बना सकते हो। लेकिन बाकी दुनिया के जहाज तुम्हारी परमिशन के बिना आवाजाही कर सकते हैं इस जोन में, 200 नॉटिकल माइल के जोन में। लगभग 360 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, 360 के आसपास, क्योंकि एक नॉटिकल माइल 1852 मीटर का होता है, 5852 मीटर का होता है। यहां पर भी जो भी मिलेगा हमारा होगा, भारत का होगा, चाहे कुबेर का खजाना मिले और चाहे कुछ भी ना मिले। समझ में आया? हां, खोदा पहाड़ निकली चुईया, जो भी, चाहे कुछ भी ना मिले। तो ये, और तुम्हें क्या लगता है, हम जानते हैं मेन संसाधन समुद्र में होते हैं। संसाधन जैसे सऊदी अरब है, ईरान इराक है, इनके इस इलाकों में जो तेल पानी होता है, वो सारा तेल पानी तभी तो इन देशों का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये लाइन 12 नॉटिकल का माइल का इलाका प्रॉपर हमारा होगा, हमारा। लेकिन 200 नॉटिकल माइल का इलाका, 12 के अंदर तो परिंदा भी हमसे पूछे बिना पर नहीं मार सकता, परिंदा भी नहीं। और 200 नॉटिकल माइल के इलाके में बाकी लोग आवाजाही कर सकते हैं, कार्गो पैसेंजर जहाज है ना, वो सब जा सकते, क्रूज वगैरह सब चल सकते हैं। बढ़िया हमारा है, साफ सफाई हमारी जिम्मेदारी, हमारी टेरिटरी। लेकिन जैसे अब ये श्रीलंका है, श्रीलंका, अब इस पर फोकस करते हैं। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। अगर 12 नॉटिकल माइल का इलाका हम लें तो श्रीलंका के आगे जाता है, मतलब मैंने कुछ ज्यादा बना दिया, श्रीलंका को पार करके नहीं जाएगा, मतलब मैंने थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब समझ लो ना, श्रीलंका तक जाता है। और श्रीलंका का 12 नॉटिकल माइल वो भारत तक आता है। तो ऐसे देश, ऐसे समय में भारत का इलाका श्रीलंका तक जाता है और श्रीलंका का इलाका भारत तक आता है। मतलब भारत का इलाका ये और ये श्रीलंका, भारत का इलाका श्रीलंका तक और श्रीलंका का इलाका भारत तक। तो किसका इलाका ही दप्पा हो गया। ऐसे टाइम पर कोई रास्ता नहीं है, भारत और श्रीलंका को बैठकर समझौता करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चुप रहेंगी।
भारत और श्रीलंका को मिलकर यह विवाद सुलझाना पड़ेगा कि कितना इलाका तेरा और कितना इलाका मेरा, और कोई रास्ता नहीं होता है। समझ रहे हो ना आप लोग? यही वजह है, कई बार तुम सुनते होगे न्यूज में कि भारत के मछुआरों को श्रीलंका सरकार ने पकड़ लिया, या श्रीलंका के मछुआरे फिशरमैन जो होते हैं उनको भारत ने पकड़ लिया। मछुआरे थे, भावनाओं में बहते बहते बह गए, पता ही नहीं चला। इसीलिए भारत और श्रीलंका के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम जनरली बोलते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू, जो राम सेतु के बीच में है। राम सेतु जो कहा जाता है भगवान राम के द्वारा बनवाया गया था। देख लो, अपना जो राम था आर्किटेक्ट भी तगड़ा था, पुल बनवा दिया पानी में, तगड़ा आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग तगड़ी, हनुमान वानर सेना। आज के टाइम पे पानी, आज के टाइम पे बढ़ते नहीं। तो पाक स्टेट ये भारत और श्रीलंका के बीच की बाउंड्री है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ती है। तो 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट चीज क्या है? भारत के बिल्कुल बीचों बीच भारत के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ की गई है। बिल्कुल बीचों बीच, ना थोड़ा इधर ना थोड़ा उधर। जैसे अगर ये भारत है, मेरे हाथ ये गुजरात, ये अरुणाचल, गुजरात अरुणाचल, तो बिल्कुल इधर बीच में से एक लाइन ड्रॉ की गई है, जिस लाइन को बोला जाता है IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, इस रेखा को बोला जाता है। यह लाइन ना 1 किलोमीटर इधर ना 1 किलोमीटर उधर। अगर यह भारत है, गुजरात से अरुणाचल, तो ठीक बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ की गई है। इस लाइन को बोला जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कौन सी रेखा ऐसी है जो भारत को एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, ईस्ट वेस्ट? वो है IST। इसका एक और नाम भी है, और वो ये है ईस्ट 82.5 डिग्री, ईस्ट 82.5 डिग्री देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड। और ध्यान रखना, बिल्कुल बीचों बीच में से है एक लाइन, और जो कि कई राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य IST में आते हैं? एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्य है, AP, UP, MP, AP, UP, MP और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5, AP आंध्र प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, और प्लस छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 राज्यों में से यह लाइन गुजरती है। कौन सी लाइन? IST। ग्रेट। और इसी प्रकार से भारत के बीचों बीच में से एक और लाइन गुजरती है ऐसे, जो लगभग भारत को लगभग देखो, IST बिल्कुल बीच में से, ना 1 किलोमीटर उधर ना 1 किलोमीटर उधर, बिल्कुल बीच में से जाती है। लेकिन कर्क रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर नॉर्थ
23.5 नॉर्थ 23.5 डिग्री। इनमें से आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो। नॉर्थ 23.5 डिग्री, उत्तर 23.5 डिग्री वाली लाइन, या फिर कर्क रेखा, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लगभग लगभग भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ। इससे ऊपर नॉर्थ इंडिया, इससे नीचे साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया एक। नेक्स्ट, अब ये दोनों यहां मिलती है, ये दोनों मिलती कहां है? एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर, ये जो भारत को बीच में से काटती है लाइन, और जो भारत को बीच में से लाइन काटती है, ये दोनों मिलती है यहां पर। अरे आईएसटी याद हो गई? आईएसटी कौन कौन से राज्यों से? 5, एपी, यूपी, एमपी। एपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और ये काटती कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कोरिया। कोरिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कोरिया, जैसे वो नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, अरे वो सन की देश, जापान के पास, चाइना के साथ। वैसे ही भारत में भी कोरिया है। कमाल की बात है। और भारत में जो कोरिया है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट। और स्पेलिंग भी या तो आप ऐसे लिख सकते हो या कोरिया लिख सकते हो, कोरिया। अरे वो सन की देश, किम जोंग वाले सन की देश। उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? लाइक कर सकते हो, नहीं आ रहा डिसलाइक करे बिना जाना मत बस। ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, कोरिया में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कमाल की बात है, कोरिया में भी जो जगह है, उस जगह का नाम है, उस जगह का नाम है जहां पर एग्जैक्ट ये दोनों लाइन काटती है। तो कोरिया में वो जगह है, वाह, पटना। और आप ये भी जानते होंगे, पटना, पटना बिहार की राजधानी पड़ती है, लेकिन वो पटना अलग है। स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। तो एक पटना छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ की कोरिया, यार बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज दिया है। छत्तीसगढ़ के अंदर कोरिया है और कोरिया के अंदर पटना है। पटना जहां पर यह जगह एग्जैक्टली एक दूसरे को काटती है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के अंदर कोरिया और कोरिया के अंदर पटना। मतलब नाम देखा जाए तो एक देश कोरिया और कोरिया के अंदर पटना, जो कि बिहार में है। तो बिहार का पटना अलग है और छत्तीसगढ़ का पटना अलग है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी बात है। नहीं, तेलंगाना, मीरा राजपूत जी, तेलंगाना नहीं आता, तेलंगाना नहीं आता। बिहार का पटना अलग है। बहुत अच्छी बात है। ओके, अब कुल मिला के ये तो रही है दो लाइनें। मैं फिर रिपीट नहीं कर रहा, ड्रॉ कर रहा हूं। ये और ये, इसको बोलते हैं आईएसटी और इसको बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि कैंसर। आईएसटी पर 5 राज्य है जो भारत को बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। कौन से? एपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और कर्क रेखा पर 8 राज्य है। 8 राज्य है। कोई भी ट्रिक याद मत करना, नहीं करना, सीधा इसी के थ्रू आपको याद करना है। और वो कौन सा है? इधर से आ जाओ, गुजरात और आओ, राजस्थान और इधर आ जाओ, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर देखोगे मैं सीक्वेंस में गया हूं, गुजरात, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7
और मिजोरम 8। अगर आप लोगों ने ये दोनों लाइन ध्यान से देख ली तो आप बता सकते हो कि कौन कौन सा राज्य आईएसटी के पूर्व में पड़ता है, ईस्ट में, और आईएसटी के वेस्ट में पड़ता है। आप ये सारे आंसर दे पाओगे। एपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आईएसटी पर 5 और ये राज्य 8। कोई ट्रिक मत करना, नक्शे पर समझना बस। ओके, मैं बांग्लादेश और म्यांमार में बारे में बता सकते हैं, बाउंड्री हमारी लगती है। ठीक है, सिद्धार्थ वर्मा कहां भाई, हरियाणा से हैं फिलहाल। ठीक है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और सोनीपत में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अबे तो गुस्सा क्यों कर रहा सिद्धार्थ मेरे भाई? ठीक है, ओके, थोड़ा ठंड पा, बेहतरीन। तो आप ये बता पाओगे कि कौन कौन से राज्य कर्क रेखा के नॉर्थ में है और कर्क रेखा के साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अगर आपने ये राज्य याद कर लिए तो, और ये दोनों लाइन आपकी टकरा कह रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया और कोरिया में भी पटना में। छत्तीसगढ़ में ही कोरिया है और छत्तीसगढ़ में ही पटना है, इस बात को समझिएगा। समझ में आया? ओह क्या बात है। तो ये सारी बातें मेरे को आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी थी। भारत, एक बात। नेक्स्ट, एक और चीज समझिएगा भारत के बारे में। बड़ा खूबसूरत देश है जनाब, बहुत ही खूबसूरत देश है। इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई ये पड़ती है 3214 किलोमीटर की। मतलब भारत जो है लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा देश है। लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा का मतलब यह, इसकी लंबाई भी बहुत अच्छी है और इसकी चौड़ाई भी बहुत अच्छी है। ऐसे नहीं है कि कोई गुब्बारे की तरह या अदरक की तरह कहीं भी फैला हुआ है। एक खूबसूरती दिखती है इस नक्शे में। जैसे ये जो लंबाई है, ये 3214 किलोमीटर की लंबाई है। और ये वाली जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम, ये पड़ती है आपकी 2933 किलोमीटर की लंबाई है। मतलब एक परफेक्ट अनुपात में है, 3214 किलोमीटर ऐसे और 2933 किलोमीटर ऐसे। एक परफेक्ट अनुपात में होने के कारण एक परफेक्ट शेप में है। अगर आप भारत को ध्यान से देखोगी तो ऐसा लगेगा जैसे वाकई में कोई इंसान है। इंसान जैसे कि ऊपर देखो, हां ये लंबाई और चौड़ाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो भारत इंसान के तौर पर नजर आएगा। जैसे ऊपर देखो कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जैसे सर होता है, सर। और नीचे देखो जैसे पैर ऐसे निकल के, जैसे कहते ना इंडिया में भारत माता, और भारत माता एक प्रकार से ऐसे साड़ी में है, साड़ी में। ऐसा नहीं है, कैसा भी नक्शा है, ध्यान से देखो एक बार इसको। ऊपर जैसे सर या चेहरा है, चेहरा, और नीचे जैसे साड़ी के तौर पर ये नीचे पैर है। इधर एक प्रकार से इधर गुजरात, ऐसे गुजरात, और इधर हाथ ऐसे जा रखा है, इधर हाथ ऐसे जा रखा है। ये गोद में, इधर ये गोद में बांग्लादेश बैठा हुआ, देखो गोद में बांग्लादेश। अरे अपना ही तो बच्चा है, बांग्लादेश भारत में से ही तो निकला है, तो भारत माता का बच्चा है, तो बच्चा तो गोद में बैठेगा। देखो ऐसे। ऊपर सिक्किम, मान लो भारत माता ने ऐसे कर लिया, डोला निकल गया, डोला, बाइसेप्स, ये देखो सिक्किम ऐसे निकला हुआ ऊपर। मतलब एक खूबसूरत इसका नक्शा देखने को यहां पर मिलेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है जैसे बाकी के दुनिया के कई देश नजर आएंगे आपको। सबसे बढ़िया तो सिक्किम लगता है, डोला। और ये मेरे नहीं है, भारत के, भारत माता के सही बाइसेप्स बड़े हुए हैं। और इधर बच्चा एक प्रकार से दिखाई दे ही रहा है आप लोगों को। तो बहुत अच्छे। तो ये सारी बातों को आपको बताना मेरे लिए बहुत आवश्यक था। भारत पूरी क्लास जो नहीं देख पाए वो जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ सके। इसी एक क्लास में आपको भारत का पूरा परिचय समझ में आ जाएगा। भाई बहन, मम्मी पापा, यार दोस्त, आप सबको इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से।
बाकी हमारा नाम नंबर जरूर याद रखिएगा 8053902345। इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा यह लिखकर कि हेलो सर प्लीज सेव माय नंबर। हम आपका नंबर सेव करेंगे और आपके डाउट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। चाहे इससे रिलेटेड डाउट हो, चाहे कोई भी डाउट हो, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। एकमात्र सेंटर जो पूरे इंडिया के लिए ओपन है, पूरे हिंदुस्तान के लिए ओपन है, आप सभी के लिए ओपन है। ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही था। नमस्कार। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ग्रेट।